A very hearty good morning to all of you, and my dear students, wish you all a very, very happy new year 2021. Um, the year 2020 was a very difficult year, very difficult year. बहुत सारी परेशानियों का सारी दुनिया के लोगों ने सामना किया, हम लोगों ने भी बहुत सारी मुश्किलों का और परेशानियों का सामना किया. Many challenges we have faced. But yet 2020 is now history. It's now history. So पीछे बार बार पीछे मुड़ करके पीछे की चीजों को देख करके अपने आप को बहुत परेशान करने की जरूरत नहीं है. We are blessed people that God has given us a new year 2021. हम जिंदा हैं, हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं. आप पढ़ पा रहे हैं, मैं पढ़ा पा रहा हूं, हमारे फैमिली मेंबर्स सब अच्छे हैं. I think this is enough reason that we should give thanks to God. और मैं इस साल की पहली क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 हम लोगों के लिए बहुत खुशी का साल होगा, अच्छी सेहत का साल होगा. आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी बहुत सफलता का साल होगा. एंड आई जस्ट होप एंड आई प्रे दैट whatever you are aspiring, whatever you are planning, whatever you are working for, that God will give you the grace to achieve it and that you will be very, very successful in your life. So 2020 is history. 2021 is ahead of us. Let's work together. Let's plan together to move forward with a positive mind. एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ें और अवश्य ही परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे. Now coming to our topic for this morning, बोर्ड पर टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल. सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल, अगर आप लोगों को याद हो तो छुट्टियों से पहले हम लोगों के कई लेक्चर्स हुए जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी किया था और हम लोगों ने एक पूरी हिस्ट्री हम लोगों ने स्टडी करी थी फ्रॉम द ईयर 400 BC with the philosopher called Democritus. वहां से हम लोगों की बात शुरू हुई. We came up to John Dalton, then we came up to Rutherford, then we came up to Bohr, and we studied the whole Bohr's model of the structure of atom. बहुत सारी डिटेल्स हम लोगों ने वहां डिस्कस करी और फिर उसके बाद हम लोग बोर मॉडल की जो एडवांटेजेस हैं या जो इंफॉर्मेशन हमको उससे मिलती है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया. एंड देन फ्रॉम देयर वी मूव फॉरवर्ड टू द ओरिजिन analysis and explanation of the spectrum. We studied all of that. We studied the spectral series, how a spectrum is formed, what do we analyze and what information do we derive from the spectrum. ये तमाम बातें. फिर रेडियस के बारे में हम लोगों ने बात करी, एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बात करी, स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज के बारे में हमने बात करी. those were the things, those were the aspects that we have already discussed up till now in the year 2020. And now we will move forward and we are going to discuss the Sommerfeld atomic model today. और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले ही इन बातों को पढ़ा हुआ है, लेकिन शायद आज के लेक्चर में थोड़ा सा अनलर्निंग आप करेंगे, कुछ पुरानी बातों को एक बार फिर से सुनेंगे. हो सकता है कुछ पहले के जो मिसकॉन्सेप्ट्स थे या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी शायद आज दूर हो जाएं. And I will try and deliver this lecture at a very slow pace so that you can listen to every word and understand every word very, very carefully and cautiously. Okay, now to begin with, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया था. स्पेक्ट्रम कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए अब उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है. बट एक स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ चीजों को स्टडी किया था और हम लोगों ने कहा था कि ये स्पेक्ट्रल लाइनें बनती हैं और एक तरफ आने पर स्पेक्ट्रल लाइनों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है और स्पेक्ट्रम के इस हिस्से को हम लोगों ने एक नाम दिया था एंड इट वाज कॉल्ड कंटिन्यूअम. So I said that initially जो स्पेक्ट्रल लाइनें बनती हैं उनके बीच की दूरी अधिक होती है, फिर जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं स्पेक्ट्रल लाइनों के बीच की दूरी कम होती जाती है और इस हिस्से को, स्पेक्ट्रम के इस हिस्से को जहां पर लाइनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, दैट पार्ट इज नोन एज द कंटिन्यूअम.
And in my previous lectures, I've already told you that lower principal quantum numbers have big difference of energies, and that is why there is large space between two spectral lines. And as we move towards higher principal quantum numbers, the energy difference, the energy gap goes on decreasing, and that is why as we proceed forward, स्पेक्ट्रल लाइनों के बीच की दूरी धीमे धीमे कम होती चली जाती है और कंटिन्यूम का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ यहां तक की बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टेक इट लिटिल फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। ये जो स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया था, ये स्टडी किया गया था इन अ लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप, इन अ लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप। लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप का देखिए मतलब क्या होता है। लो रेजोल्यूशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हम दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस न कर पाए। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में दो चौक के टुकड़े हैं, अगर जो कैमरा यूज हो रहा है अगर इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, आपकी आंख का रेजोल्यूशन अच्छा है, तो ये दो चौक के जो टुकड़े हैं ये आपको अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन यदि आपकी आंख में कहीं कमजोरी है या जो लेंस यूज हो रहा है ये लो रेजोल्यूशन का होगा, तो दूर से देखने पर या अगर आप मेरे सामने होते तो ये दो चौक के टुकड़ों को आप अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी आंख का रेजोल्यूशन कम हो गया है या जो लेंस यूज हो रहा है वो वीक पड़ गया है। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एक एडिशनल लेंस आंखों में लगा देते हैं ताकि लेंस बेटर परफॉर्म करे और दो पॉइंट्स को हम सेपरेटली देख पाए। यही रेजोल्यूशन का मतलब होता है। हाई रेजोल्यूशन लेंसेज का मतलब व्हेन लेंसेज व्हिच आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लो रेजोल्यूशन लेंसेज वो होते हैं जिनमें दूर दूर वाले पॉइंट्स को तो हम देख लेंगे, लेकिन जो पास में जो पॉइंट्स हैं उनको अलग अलग नहीं देख पाते हैं, हेजी दिखाई देता है। सो ये वाला जो स्पेक्ट्रम डेवलप हुआ था ये लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से डेवलप हुआ। जब इसी स्पेक्ट्रम को, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब इसी स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप, जब इसी स्पेक्ट्रम को हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में स्टडी किया गया तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के सामने आई। क्या सामने आई बात कि ये जो एक लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक लाइन यहां दिख रही थी, ये एक लाइन एक्चुअली में कई लाइनों से मिलकर बनी। लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में जो एक लाइन दिख रही थी वो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा गया कि ये एक्चुअली में एक लाइन ना होकर के कई लाइनें हैं, और ये कई लाइनें एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, बहुत नजदीक नजदीक हैं, और शायद इसीलिए बहुत नजदीक होने की वजह से लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में ये सारी लाइनें दूर से देखने में लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में एक लाइन दिख रही थी। बट फैक्चुअली जब इसी स्पेक्ट्रम को, इसी लाइन को जब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा गया, इट वाज फाउंड दैट दिस इज नॉट एक्चुअली वन लाइन, दिस इज एक्चुअली मेनी फाइन लाइंस which are placed very very close to each other. This is not one line, but these are many fine lines which are placed very very close to each other. ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि ये तो एक लाइन थी, ये तो एक लाइन थी, लेकिन एक्चुअली में देखा जा रहा है कि ये तो एक लाइन नहीं है, ये तो कई लाइनों से मिलकर बनी है। ये पहली प्रॉब्लम लोगों के सामने आई थी जब बोर का मॉडल लोगों ने स्टडी करना शुरू किया था। एक और बात आपको मैं याद दिला दूं। सो इफ यू रिमेंबर, ये हमारा एटम है, और मैंने कहा था कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी गेन करता है, एक्साइट होता है, और एक्साइट होकर के हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। इस हायर एनर्जी स्टेट को हम क्या बोलते हैं?
एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, और जब यहां पहुंचता है तो ये एक्साइटेड स्टेट है जहां पर एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा है। आई एम सॉरी, एनर्जी ज्यादा और स्टेबिलिटी कम है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो यहां लो एनर्जी थी, हाई स्टेबिलिटी, यहां हाई एनर्जी, लो स्टेबिलिटी, तो ये सिस्टम डीस्टेबलाइज होता है और अपने आप को फिर से स्टेबल करने के लिए ये वापस ग्राउंड स्टेट में लौटता है। और जब वापस ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इसी रिलीज एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक लाइन हमें प्राप्त होती है। सो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, एक एनर्जी, यहां से यहां आया दूसरी एनर्जी, यहां से यहां आया तीसरी एनर्जी। सो इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन बनी, फिर इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी लाइन बनी, फिर इसके करस्पॉन्डिंग तीसरी लाइन बनी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है कि ये जो एक लाइन बनी, ये तब बनी थी जब ये एनर्जी निकली थी। ये एनर्जी कब निकली? जब इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी लेवल को पार किया। जब इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी लेवल को पार किया था तो एक एनर्जी निकली थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसी के करस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन हमको यहां प्राप्त हो गई। और सही भी है, एक एनर्जी लेवल पार हुआ है, एक एनर्जी निकली, एक स्पेक्ट्रल लाइन बनकर। यही हम लोगों ने पिछली बार स्टडी किया था, दैट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म्ड इंडिकेट्स the number of energy levels that have been crossed. So if one energy level has been crossed, one energy is released, one spectral line is formed. बिल्कुल सही बात है। यही बात हम लोगों ने बोर के स्ट्रक्चर में स्टडी किया था जब हम लोग ने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में बात करी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह आई कि जब इस एक लाइन को स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये एक लाइन तो है ही नहीं, ये तो एक्चुअली में कई लाइनों से मिलकर बनी है। This one line which we saw under the low resolution spectroscope is actually found to be composed of many fine lines when seen under the high resolution spectroscope. तो मानी बात है, लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, एक क्यूरियोसिटी हुई। क्या क्यूरियोसिटी थी? क्यूरियोसिटी ये थी कि अभी तक हम लोगों ने ये स्टडी किया था that when an electron will cross one energy level, one energy will be released, one line will be formed, and one line was formed and it was seen under the low resolution spectroscope. But when this same line was seen under high resolution spectroscope, तो मालूम पड़ा कि ये तो एक लाइन है नहीं, ये तो कई लाइनें हैं। अब सवाल ही उठता है, इलेक्ट्रॉन ने एक ही एनर्जी लेवल पार किया तो कई लाइनें कैसे बनी? एक ही लाइन बननी चाहिए थी, कई लाइनें कैसे बनी? If the electron has crossed over just one energy level and one energy is released, then why and how many lines are formed? Which means that सोमरफील्ड बोर साहब के समय में एक बड़ी भारी परेशानी सामने खड़ी हुई, और परेशानी ये थी, हाउ टू नाउ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्योंकि अब तक का जो कॉन्सेप्ट था और लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप तक तो चल गया, लेकिन जब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में इसी एक लाइन को स्टडी किया गया तो इट वाज फाउंड दैट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज नॉट अ लाइन स्पेक्ट्रम बट अ फाइन स्पेक्ट्रम, मेनी फाइन लाइंस प्लेस्ड वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। एंड नेचुरली बोर साहब वाज आस्क्ड कि सर, on the basis of your explanation of the spectrum, can you explain with that when an electron crossed just one energy level, why many lines are formed? Because you had said that number of lines in the spectrum will indicate the number of energy levels crossed. So one energy level crossed should have made one line, but actually there are many lines. Can you please explain? And Bohr Sahab unfortunately could not explain how the hydrogen spectrum, which is supposed to be a line spectrum, was actually found to be a fine spectrum. ढेर सारी लाइनें क्यों बनी? I hope you are understanding the whole scenario. एक समस्या खड़ी हुई, एक प्रॉब्लम खड़ी हुई बोर साहब के सामने, और बोर साहब से कहा गया कि सर अपनी थ्योरी की बेसिस पर इसको आप एक्सप्लेन करिए। एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। इनके सवाल का जवाब देने के लिए ये वैज्ञानिक आए जिनका नाम है
सोमरफील्ड। सोमरफील्ड साहब ने कहा कि सर आई हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू असिस्ट, और उसके बाद सोमरफील्ड साहब बोर साहब के साथ मिल गए, और इसीलिए बहुत सी किताबों में इस मॉडल का नाम बोर सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल रखा गया है कई जगहों पर, और मैंने भी केवल सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल लिखा, बट इन मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड दैट the name of this atomic model is Bohr Sommerfeld atomic model, because Sommerfeld got attached with Bohr साहब, एंड दोनों ने मिलकर के इस थ्योरी को, इस मॉडल को आगे बढ़ाया। सो ये जो थ्योरी है बोर साहब की थ्योरी, करीब 1910 से 11 के आसपास आई थी, और 1913-14 में सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया था। नाउ सोमरफील्ड साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में दो विशेष बातें बताई हैं, दो खास बातें बताई हैं, और दोनों बातों को आई विल ट्राई एंड वाइंड इट अप विद इन 15 to 20 minutes या 25 minutes, एंड आई विल ट्राई एंड वाइंड इट अप फास्ट टुडे। सोमरफील्ड साहब ने अपने मॉडल में दो बातें बताई। पहली इंपॉर्टेंट बात ये बताई, और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये कहा कि एवरी ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ मेनी सब ऑर्बिट्स। ये पहली बात उन्होंने बताई। अब तक सब ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लोगों के पास, अब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सोमरफील्ड साहब ने पहली बार इस बात को इंट्रोड्यूस किया कि एवरी ऑर्बिट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी सब ऑर्बिट्स, और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है तो वो इस ऑर्बिट के सारे सब ऑर्बिट्स को पार करता हुआ अगले ऑर्बिट में जाता है। ये पहली बात सोमरफील्ड साहब ने बताई थी, बड़ी रिमार्केबल बात थी। इसके बारे में अब तक लोगों ने कभी कुछ स्टडी और सोचा नहीं था। दूसरी बात जो सोमरफील्ड ने कही वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, और वो भी एक तरह से देखा जाए तो बोर साहब की थ्योरी के कॉन्ट्रडिक्शन में थी, उनके विरोध में थी। देखिए बोर साहब ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन फॉलोज ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन फॉलोज अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिट। सोमरफील्ड ने कहा ऑर्बिट मे बी सर्कुलर, जैसा बोर ने कहा, और मे बी एलिप्टिकल। एलिप्टिकल, सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है। किन्हीं खास परिस्थितियों में वो सर्कुलर होगा, बाकी सारी परिस्थितियों में ऑर्बिट एलिप्टिकल होगा। दोनों बातें जो बोर साहब ने कही थी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई, या उसके एक प्रकार से उसके विरोध में, उसके ऑपोजिशन में सोमरफील्ड साहब ने अपनी बातों को कहा, और उसको केमिकल लॉजिक से उस बात को सेटिस्फाई किया। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। लिखिएगा, लिखिए। When the hydrogen spectrum, please note it down, when the hydrogen spectrum was observed under, when the hydrogen spectrum was observed under, when the hydrogen spectrum was observed under low resolution spectroscope, when the hydrogen spectrum was observed under low resolution spectroscope, it was found to be a line spectrum. It was found to be a line spectrum. It was found to be a line spectrum. However, when the hydrogen spectrum, was observed under, when the hydrogen spectrum was observed under high resolution spectroscope, was observed under high resolution spectroscope, when the hydrogen spectrum was observed under high resolution spectroscope, it was found that the fine line, that the line, it was found that the line formed in the low resolution spectroscope, it was found that the line, spectral line formed under low resolution spectroscope, spectral line formed under low resolution spectroscope was actually made up of many fine lines, was actually made up of many fine lines
was actually made up of many fine lines. Was actually made up of many fine lines. Full stop. In order to explain this anomalous behavior, anomalous का मतलब होता है अपवाद, exception. In order to explain this anomalous behavior, Sommerfeld proposed his atomic model. Sommerfeld proposed his atomic model having the following important points. Sommerfeld proposed his atomic model having the following important points. Number one. He said that every orbit is actually made up of, is actually made up of many suborbits. He said that every orbit is actually made up of many suborbits. And when an electron, he said that every orbit is made up of many suborbits, and when an electron moves from one orbit to another orbit, when an electron moves from one orbit to another orbit, it crosses over all the suborbits. It crosses over all the suborbits, having very small difference of energy. It crosses over all the suborbits, having very small difference of energy. And therefore, the one single line formed in the low resolution spectroscope, was actually made up of many fine lines in the high resolution spectroscope. Many fine lines in the high resolution spectroscope. Many fine lines in the high resolution spectroscope. अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा. अभी तक हम लोगों ने बोर के मॉडल में यह स्टडी किया था कि यदि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पार करेगा, अब यहां देखें गौर से इस बात को. ओके, यू सी वेरी केयरफुली. Now these are all orbits. These are all orbits. Okay, this is orbit number 1, principal quantum number 1. Orbit number 2, principal quantum number 2. Orbit number 3, principal quantum number 3. Orbit number 4, principal quantum number 4, and so on. अभी तक हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहां ग्राउंड स्टेट में था, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा. अब सुनिए, अभी हमने ये स्टडी किया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पार करता है, सो फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज वन एनर्जी लेवल. तो जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पार करके मूव करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी निकलेगी
और इसके करस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन हमको प्राप्त हो जाएगी। ये हम लोगों ने अब तक में स्टडी किया था, लेकिन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में पाया गया कि ये एक लाइन एक्चुअली में कई लाइनों से मिलकर बनी है, मेनी फाइन लाइंस, और ये सभी लाइनें एक दूसरे के बहुत पास पास में है। This one line is made up of many fine lines and all the fine lines are placed very close to each other. ये इतनी पास थी कि लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में ये एक लाइन दिख रही थी, लेकिन एक्चुअली में ये कई लाइनें हैं। सोमरफील्ड साहब ने इसका क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल इसने पार किया ही नहीं। इलेक्ट्रॉन देखने में लग रहा है एक एनर्जी लेवल पार किया है, लेकिन एक्चुअली में इसने एक एनर्जी लेवल पार नहीं किया, इसने कई एनर्जी लेवल्स पार किए। इसीलिए ये जो एक लाइन देखने में लग रही थी, ये एक्चुअली में कई लाइन है। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने कहा साहब एक्चुअली में ये जो एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट, अब मैं इसी ऑर्बिट को, ये n=4 जो ऑर्बिट है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूं। ओके, उन्होंने कहा साहब ये जो एक ऑर्बिट है, ये एक्चुअली में कई ऑर्बिटों से मिलके बना है, और इसके नीचे ये n=3 है, ये अगला ऑर्बिट। सो दिस इज वन ऑर्बिट, this is another orbit. What did Sommerfeld say? He said one orbit is actually made up of many suborbits, and when an electron moves from one orbit to another orbit, this electron actually crosses over all the suborbits and then it moves to the next orbit. और क्योंकि कई एनर्जी लेवल्स पार होते हैं, इसीलिए स्पेक्ट्रम में भी हमें कई लाइनें प्राप्त होती। सो देखने में जो लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी लेवल पार किया, ये एक्चुअली में कई एनर्जी लेवल्स पार किए। क्यों? क्योंकि सोमरफील्ड ने कहा कि वन ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ मेनी सब ऑर्बिट्स, एंड जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो वो इस ऑर्बिट के सारे सब ऑर्बिटों को पार करते हुए अगले ऑर्बिट में जाता है। और क्योंकि कई एनर्जी लेवल्स पार हुए, इसीलिए कई लाइनें हमको स्पेक्ट्रम में प्राप्त होंगी। अब देखिए, मान लीजिए ये जो पहला वाला ऑर्बिट है, इसका नाम हमने रखा E1। E1 का मतलब एनर्जी लेवल 1। पहले सब ऑर्बिट का नाम E1 रखा, दूसरे का नाम रखा E2, तीसरे का E3, चौथे का E4। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से 3 में मूव करना है, ऑर्बिट संख्या 4 से ऑर्बिट संख्या 3 में मूव करना है, तो ये इन सारे एनर्जी लेवल्स को पार करेगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले E4 से E3 में आएगा। अब देखें यहां पर, आप थोड़ा सा मैं इसको दूर कर दे रहा हूं, यहां बना देता हूं। सो ये एनर्जी निकली डेल्टा E बराबर E4 माइनस E3, और एक एनर्जी निकली और एक लाइन बन गई। इलेक्ट्रॉन हमारा E4 से E3 में आया, अब इलेक्ट्रॉन हमारा E3 से E2 में आ रहा है, फिर डेल्टा E बराबर E3 माइनस E2, फिर एक एनर्जी निकली, फिर एक लाइन बन गई। अब हमारा इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आ रहा है, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, फिर एक एनर्जी निकली, फिर एक लाइन बनी, और तब इसके बाद ये E1 से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 to 3 we were thinking one energy has been released, but actually this is not one energy, these are many energies which have been released, and because many different energies were released, that is why many different lines are formed. Why many different energies have been released? Because Sommerfeld said that one orbit is actually made up of many suborbits, and when an electron moves from one orbit to another orbit, electron crosses over all the suborbits. जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो ये सारे सब ऑर्बिट्स को पार करते हुए कई लाइनें, खास ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई सब ऑर्बिट्स हैं, इसीलिए कई लाइनें बनती हैं।
और क्योंकि इन सब ऑर्बिट्स में एनर्जी का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए ये जो सारी लाइनें बनती हैं इनके बीच की दूरी भी बहुत कम होगी। बिकॉज मेनी और सब ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, therefore many lines will be formed. Because the difference of energy between all of these suborbits is very, very small, that is why the distance between these lines will also be very, very small. ये पहली इंपॉर्टेंट बात सोमरफील्ड ने कही थी, that every orbit is made up of many suborbits. और ये बड़ा क्रांतिकारी बात थी, बड़ी क्रांतिकारी बात थी, क्योंकि अब तक इस दिशा में इस तरह से किसी ने नहीं सोचा था। सब लोग यही मान रहे थे, जैसा बोर ने कहा था, कि ऑर्बिट होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है। सोमरफील्ड ने कहा कि एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना है। इसका मतलब यह है, जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, तो हम एक्चुअली में यह कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के किसी सब ऑर्बिट में। अब वो इस सब ऑर्बिट में भी हो सकता है, इसके नाम है, अभी हम लोग नामों के बारे में बात करेंगे। पहले सब ऑर्बिट में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन क्या है? इट इज नॉट एन ऑर्बिट, इट इज ए पर्टिकुलर सब ऑर्बिट ऑफ ए गिवन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट के किसी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में पाया जाता है। बोर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। सोमरफील्ड ने कहा एवरी ऑर्बिट is made up of many suborbits. So the electron is actually found in a particular suborbit of an orbit. ठीक? Now, सवाल ये उठता है, किसी ऑर्बिट के कितने सब ऑर्बिट्स हो सकते हैं, किसी ऑर्बिट के कितने सब ऑर्बिट्स हो सकते हैं, और इस बात को स्टडी करने के लिए, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वांटम नंबर का इस्तेमाल किया गया। बाद में हम लोग और डिटेल में उस क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उस क्वांटम नंबर का नाम था, आई विल जस्ट रब दिस आउट एंड आई विल राइट इट हियर ओनली। इस क्वांटम नंबर का नाम था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर AQN, और इसका सिंबल है स्मॉल एल। स्मॉल एल और एल जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका एक फॉर्मूला दिया गया था, दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, L will be equal to 0 to n minus 1। ये एक तरह से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया था कि n के किसी भी वैल्यू के लिए L की कितनी वैल्यूज होंगी? 0 to n minus 1। अब देखिए, हम लोग क्या स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये पता लगाना मांग रहे हैं कि किसी भी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑर्बिट संख्या बताई जाती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, सब ऑर्बिट के बारे में सूचना हमें देता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सो द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द इंफॉर्मेशन अबाउट सब ऑर्बिट इज गिवन बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसका की सिंबल है स्मॉल एल। अब देखिए, फॉर n equal to 1, for n equal to 1, L is 0 to, अब देखिए n बराबर 1 है ना, 1 minus 1 यानी कि 0। इसको ऐसे कर लीजिए, 0 to 1 minus 1, so 1 minus 1 is also 0, 0 हाई है। तो for n equal to 1, L बराबर 0 to 1 minus 1, n minus 1, n का मान 1 है, तो the answer is 0। अब प्लीज अंडरस्टैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो 0 है, ध्यान सुनिएगा, ये जो 0 है ये न्यूमेरिकल 0 नहीं है, ये इस सब ऑर्बिट का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब ऑर्बिट? द नेम इज 0। इट इज नॉट द मैथमेटिकल 0, इट इज द नेम 0। नाम ही 0 है।
ये मैथमेटिकल जीरो नहीं है, ये नेम जीरो है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में या ऑर्बिट नंबर 1 में कितने सब ऑर्बिट्स होंगे, आपका जवाब होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में पहले ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट होगा जिसका नाम है जीरो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाम ही जीरो है, जीरो सब ऑर्बिट नहीं है, सब ऑर्बिट एक है जिसका नाम जीरो है। आगे बढ़ते हैं। फॉर n इक्वल टू 2, l बराबर 0 टू n माइनस 1 है तो n का मान 2 है, 2 माइनस 1 विच इज 0 एंड 1। सो सेकेंड ऑर्बिट में दो सब ऑर्बिट्स हैं, एक का नाम है 0, एक का नाम है 1। नाम 0 है और नाम 1 है। सो देयर इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 in second orbit there are two suborbits 0 and 1. For n equal to 3, l बराबर 0 to 3 minus 1, that's 0, so 3 minus 1 is 2, 0, 1 and 2. So third orbit में तीन सब ऑर्बिट्स होंगे, एक का नाम 0, एक का नाम 1 और एक का नाम 2। एंड इसी तरह से फॉर n इक्वल टू 4, l बराबर 0 टू 4 माइनस 1 इज 3, सो 0, 1, 2 एंड 3। चौथे ऑर्बिट में चार सब ऑर्बिट्स होंगे, एक का नाम है 0, एक का नाम है 1, एक का नाम है 2 और एक का नाम है 3। सो दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, एवरी ऑर्बिट is made up of suborbits. किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे यह पता लगाने के लिए हम लोग l बराबर 0 टू n-1 फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं n बराबर 1 पहला ऑर्बिट, उसमें कितने सब ऑर्बिट्स होंगे? देयर विल बी वन सब ऑर्बिट whose name is 0. In the second orbit there are two सब ऑर्बिट्स, एक का नाम है 0, एक का नाम है 1. In the third orbit, there are three suborbits, 0, 1, and 2. And in the fourth orbit, there are four suborbits, 0, 1, 2, and 3. एक important observation है जो मैं आपको बता दूं। Observation ये है, जो ऑर्बिट संख्या होगी उतने ही सब ऑर्बिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्बिट संख्या 1 में एक सब ऑर्बिट, ऑर्बिट संख्या 2 में दो सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिट संख्या 3 में तीन सब ऑर्बिट्स, ऑर्बिट संख्या 4 में चार सब ऑर्बिट्स होंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। नाउ ये जो 0, 1, 2 एंड 3 है, इन्हीं को बाद में एक और नाम दिया गया था, इन्हीं को बाद में नाम दिया गया था। जब हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी बात का जिक्र आता है। लेकिन क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल की, जिन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया था, तो यहीं पर इस बात को मैं मेंशन करना चाह रहा हूं। ये जो नाम है 0, 1, 2, 3, इन नामों को थोड़ा सा आगे चल के चेंज किया गया और 0 को नाम दिया गया था S, 1 was called P, 2 was called D and 3 was called F. ये नाम दिए गए थे। These were names. 0, 1, 2 and 3 were given the names S, P, D and F. अब ये S, P, D and F जो है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे आगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। लेकिन ये नाम अब सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट्स हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? एक सब ऑर्बिट है जिसका नाम है 0। अब ये जो 0 नाम है, इस नाम को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। देखें आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 0 को क्या नाम दिया गया था? S। तो 0 की जगह लिख देंगे S। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हैज वन सब ऑर्बिट whose name is 1s. पुराना नाम क्या था? 0। नया नाम क्या है? 1s।
जैसे वही हुआ, वही वाली बात है ना कि आपका घर का एक नाम है, बाहर का एक नाम है। तो पहले घर का नाम रखा जाता है, बच्चा पैदा होते ही उसका नाम सुशील कुमार नहीं रख दिया जाता, पहले गोलू बोलते हैं, घर का नाम, प्यार का नाम, ये वाला। उसके बाद थोड़े समय के बाद घर के बड़े बुजुर्ग मिल करके और उस बच्चे का जो घर का नाम था उसके साथ साथ एक बाहर का नाम भी रखते हैं। तो ये जो 0 है ये घर का नाम, और 1s क्या हो गया, बाहर का फॉर्मल नेम। कॉलेज के फॉर्म में यही वाला नाम रखा जाएगा। सो 0 was renamed as 1s. For principal quantum number 1, there is one suborbit whose name is 1s. चलिए, for principal quantum number 2, there are two suborbits. एक का नाम था 0, एक का नाम था 1। अब ये 0 का नया नाम क्या होगा? अब देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और 0 को कहते हैं s, तो क्या हो गया 2s। दूसरे का नाम क्या हो गया 2 and 1 was renamed as p, so ये हो गया 2p. So principal quantum number 2 has two suborbits, एक का नाम है 2s, एक का नाम है 2p. इसी तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में 0, 1 and 2, so 3s, 3p, और देखिए 2 was labeled as d, so ये हो गया 3d, 3s, 3p, 3d. And principal quantum number 4 has 4 suborbits, 0, 1, 2, 3, 4s, 4p, 4d, and 4f. Are you understanding? So सोमरफील्ड साहब ने बोर साहब के सवाल का जवाब देने के लिए कि ये एक लाइन कई लाइनों से मिलकर क्यों बनी है, एक बड़ी रिमार्केबल बात उन्होंने प्रपोज करी और कहा कि हर एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना हुआ है और ये कई सब ऑर्बिट्स में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन कई सब ऑर्बिट्स पार करता है, कई लाइनें बनी, और क्योंकि इन सभी सब ऑर्बिट्स में ऊर्जा का अंतर बहुत थोड़ा है, इसीलिए लाइनों के बीच की दूरी भी बहुत कम है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पूरी वर्किंग को दिया कि किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, इस बात को हम कैसे स्टडी करें, उन सब ऑर्बिटों के क्या नाम होंगे और बाद में क्या फॉर्मल नेम्स होंगे। तो ये सारी चीजों को मैंने आपके सामने वर्किंग करके रखी है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ये बहुत बहुत फाइन बात है। यू नो, you have to remove several layers of misconceptions to be able to understand this whole thought which was proposed by Sommerfeld. So Sommerfeld atomic model की ये पहली बात थी कि प्रत्येक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलके बना हुआ है। Let's move forward. और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के सामने आती है और वो है कि सोमरफील्ड साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी और उन्होंने कहा कि प्रत्येक ऑर्बिट जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो, वो एलिप्टिकल भी हो सकता है। लिखिएगा इस बात को, लिखिए। पॉइंट नंबर 2, the orbits may be both circular, the orbits may be both circular or elliptical की देखिए, orbit may be both circular or elliptical, ELLIPTICAL. Orbits may be both circular or elliptical. Full stop. Circular orbit is only a circular orbit is only formed, कर लीजिए, formed. Circular orbit is only formed under special circumstances. Circular orbit is only formed under special circumstances. While in all the other cases,
बाकी सभी अवस्थाओं में, परिस्थितियों में, while in all the other cases orbits shall remain elliptical. Orbits shall remain elliptical. Orbit shall remain elliptical. आगे लिखिएगा. The angular momentum of a circular orbit, the angular momentum of a circular orbit is given by the expression mvr equal to n h upon 2 pi. This is angular momentum of the circular orbit. Angular momentum of a circular orbit is given by the expression mvr equal to n h upon 2 pi. While angular momentum of an elliptical orbit is given by the expression k h upon 2 pi. Angular momentum of an electron, इसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा. Angular momentum of an electron moving in an elliptical orbit. Angular momentum of an electron moving in an elliptical orbit is given by the expression mvr is equal to k h upon 2 pi, where the value of k begins with a non-zero integer, यानी 1, 2, 3, 4 and so on. 1, 2, 3, 4 and so on. और आपको याद हो तो n की वैल्यू भी 1, 2, 3, 4 and so on ही हुआ करती थी. n की वैल्यू भी 1, 2, 3, 4 and so on. k की वैल्यू भी 1, 2, 3, 4 and so on. So फर्क क्या है दोनों में? n और k में फर्क क्या है? क्योंकि ये जो n और k है यही ऑर्बिट को या तो एलिप्टिकल कर रहा है या सर्कुलर कर रहा है. और सोमरफील्ड साहब ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करे. इनफैक्ट ऐसा पाया गया है कि सर्कुलर ऑर्बिट तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बनता है, बाकी सब समय पर ऑर्बिट एक्चुअली में एलिप्टिकल ही रहता है. ऑर्बिट इज मोस्टली एलिप्टिकल. सर्कुलर ऑर्बिट इज फॉर्म्ड ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस. और उन्होंने कहा कि an electron moving in a circular orbit has angular momentum equal to n h upon 2 pi, where n is the principal quantum number. N stands for principal quantum number. And the angular momentum of an electron revolving in an elliptical orbit is given by the expression mvr equal to k h upon 2 pi, where k जो है इसको कई नाम दिए गए थे. इसको k को पहले कहा गया था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. फिर बाद में इसी को कहा गया सब्सिडियरी क्वांटम नंबर. फिर बाद में इसी को कहा गया ओरिजिनल क्वांटम नंबर. और अंत में इसी को k को l में कन्वर्ट करके कहा गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. सो ये जो k की वैल्यू है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, फिर ओरिजिनल क्वांटम नंबर और फाइनली अंत में इसका नाम रखा गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L. और जहां पर जाकर के इस पूरे डिस्कशन को हम समाप्त होता हुआ देखते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आई होप अब तक की आपको बातें समझ में आ रही हैं कि ऑर्बिट कोई जरूरी नहीं कि सर्कुलर हो, ऑर्बिट एलिप्टिकल भी होता है. इनफैक्ट ज्यादातर ऑर्बिट एलिप्टिकल ही होते हैं, ऐसा सोमरफील्ड ने कहा. और सर्कुलर ऑर्बिट किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही बनता है. देखिएगा, सोमरफील्ड साहब ने कहा किसी भी ऑर्बिट की एलिप्टिसिटी दो प्रकार के एक्सिस के ऊपर डिपेंड करती है. एक है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन बाय n अपॉन द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन बाय k.
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस n अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस k। ध्यान सुनिएगा, सोमरफील्ड ने कहा जब n बराबर k होगा, जब n बराबर k होगा यानी n और k का रेशियो 1 होगा, ऐसी परिस्थिति में ऑर्बिट सर्कुलर होगा। फिर से सुनिएगा, किसी भी ऑर्बिट की एलिप्टिसिटी डिफाइन करने के लिए दो एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। एक को कहते हैं मेजर एक्सिस, एक को कहते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस n, माइनर एक्सिस k। सोमरफील्ड ने कहा यदि मेजर एक्सिस बराबर माइनर एक्सिस हो, यानी n बराबर k हो, यानी n और k का रेशियो 1 हो, ऐसी परिस्थिति में ही ऑर्बिट सर्कुलर होगा। और इस परिस्थिति के अलावा बाकी सब परिस्थितियों में ऑर्बिट कैसा होगा? एलिप्टिकल होगा। द ऑर्बिट विल बी सर्कुलर ओनली व्हेन द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू माइनर एक्सिस। अंडर ऑल अदर सर्कमस्टेंसेस द ऑर्बिट विल रिमेन elliptical in nature. Let me draw this for you here. Let me draw this for you. So मान लीजिए मैं यहां बना रहा हूं आपके लिए, ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसको कहते हैं हम मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस n। इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस k। मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। सोमरफील्ड ने क्या कहा? यदि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बराबर होगा तो ऑर्बिट सर्कुलर हो जाएगा। अब जरा सा वॉच करिए इधर। मान लीजिए हम कहते हैं ये हमारा मेजर एक्सिस की लेंथ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक। और करीब इतना ही अगर हम यहां बना दें, करीब करीब इतना मान लीजिए, ये माइनर एक्सिस मान लीजिए हम कह रहे हैं इसको। सो ये मेजर एक्सिस की लेंथ है, ये माइनर एक्सिस की लेंथ है। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देंगे, ऑर्बिट कैसा बन गया? सर्कुलर। यही सोमरफील्ड ने कहा कि यदि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का बराबर हो जाए या मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो 1 हो जाए, ऐसी परिस्थिति में ऑर्बिट कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। हमारा ऑर्बिट कैसा हो गया? सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। बाकी सारी परिस्थितियों में ऑर्बिट कैसा होगा? एलिप्टिकल। ऑर्बिट विल बी elliptical, and I'll just maybe take another 10 minutes and wind up for today. चार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, पहले चार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के लिए मैं आपके लिए मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बेसिस पर कितने सर्कुलर ऑर्बिट होंगे, कितने एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होंगे, ये मैं आपके लिए बना देता हूं, एंड देन वी विल क्लोज फॉर टुडे। Can you see the slide? Okay, good. Now, for n equal to 1, n equal to 1, अब आप देखें यहां पर k की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो जहां पर n बराबर 1 है, k के पास भी एक वैल्यू होगी और वो है 1। सो वेयर n इज इक्वल टू 1, k इज ऑल्सो इक्वल टू 1। जब n बराबर 2 हो जाएगा तो k की दो वैल्यू होंगी, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। n बराबर 3 होगा तो k की तीन वैल्यूज होंगी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। So let's see here. So when n equal to 1, k is equal to 1. और देखिए आप n upon k is equal to 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है, तो ये कैसा ऑर्बिट हो जाएगा? सर्कुलर ऑर्बिट होगा। और हम इसको यहां बना देते हैं, ये हो गया हमारा सर्कुलर ऑर्बिट where n is equal to 1 and k is also equal to 1। ऑर्बिट कैसा है? सर्कुलर। When n is equal to 2, k will have two values, 1 and 2. अब देखें आप, n upon k, that's 2 upon 1. This is elliptical, and जब n upon k 2 upon 2,
then orbit will be circular, which means for principal quantum number 2 एक ऑर्बिट सर्कुलर है, एक ऑर्बिट एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल वाला ऑर्बिट तब होगा जब k का मान 1 है, सर्कुलर वाला तब होगा जब k का मान 2 है। elliptical orbit, circular orbit. When the value of k is 1, orbit is elliptical. When the value of k is 2, which is ratio is 1, orbit will be circular in nature. N equal to 3, k will have 3 values, 1, 2 and 3. अब देखें यहां पर आप n upon k 3 upon 1 कैसा होगा? एलिप्टिकल। फिर 3 upon 2 कैसा होगा? एलिप्टिकल। फिर 3 upon 3 कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। So for principal quantum number 3, there are 3 orbits, 2 are elliptical, 1 is circular. देखें आप, ये हो गया सर्कुलर, elliptical, elliptical. This is k equal to 1, k equal to 2, k equal to 3. ठीक? और इसी तरह से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 का भी बना सकते हैं। अगर आप अलाउ कर दे तो मैं यहां ऊपर बना देता हूं कि आई डोंट वांट टू रब ऑल ऑफ दिस, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट लेटर ऑन। सो n equal to 4, n equal to 4. So n upon k, 4 upon 1 elliptical, 4 upon 2 elliptical, 4 upon 3 elliptical, 4 upon 4 सर्कुलर। तो केवल एक यही कैसा है? सर्कुलर है, बाकी 3 कैसे हैं? एलिप्टिकल है। और मैं इसके लिए यहां पर मैं बना दे रहा हूं आपके लिए ओवर हियर। This is k equal to 1, this is k equal to 2, this is k equal to 3 and this is k equal to 4। जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, जहां k का मान 4 होगा वहीं पर ऑर्बिट सर्कुलर हो जाएगा और बाकी सब जगह पर एलिप्टिकल होगा, राइट? सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। और हम लोगों ने आज इस पूरे लेक्चर में 2 खास बातें डिस्कस करी हैं। पहली बात, एवरी ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ सेवरल सब ऑर्बिट्स, एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, इट क्रॉसेस ओवर ऑल द सब ऑर्बिट्स। दूसरी बात, द ऑर्बिट्स मे नॉट नेसेसरीली बी सर्कुलर, इन फैक्ट most of the orbits are elliptical, only few orbits are circular under special circumstances। और ये दोनों बातों को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करके ये पूरा आपके सामने बना हुआ है। आई होप यू हैव टेकन नोट्स, और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि हम लोग बाद में भी आप इन नोट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डन, ओके, गुड। So this brings us to the end of today's lecture. I hope that you have enjoyed the lecture today. बातें आपको समझ में आई हैं। हो सकता है कुछ बातें complicated हो, but never mind, परेशान मत होइएगा। सवाल आप पूछ सकते हैं, अभी चैट बॉक्स में आप सवाल लिख करके भेज सकते हैं। I'll try and answer as many questions as possible। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं रोज कॉलेज आता हूँ, करीब 10:30-11 बजे तक आ जाता हूँ, and I'm in the college till about 4:35 in the evening। You can come to the chemistry department. My name is Justin Masih, और मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पर्सनली आकर के, तो भी आपका स्वागत है, आप आकर के पूछ सकते हैं। Thank you very much, and study well, prepare well, make your notes properly, and I hope to see you soon. Have a good day.